हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वन शॉट वीडियो। क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करना तो कतई मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन शॉट वीडियो ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो यहां पे दो टर्म्स दे रखे हैं। दो टर्म्स कौन कौन से हैं? वन इज द रिएक्शन, एक लिखा हुआ है रिएक्शन, और सेकंड चीज क्या है? इक्वेशन। इस रिएक्शन और इक्वेशन का मतलब क्या है, तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वहां से समझाते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया गया कि बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। हमने एक स्टेटमेंट दिया आपको, बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन को जब बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एयर में बर्न कर रहे हो मतलब एयर में क्या होगा? ऑक्सीजन। मतलब यू आर बर्निंग दैट सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब कैसे बनेगा देखो, और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि कार्बन ले लीजिए आप, कार्बन प्लस एयर में क्या होगा? ऑक्सीजन, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा तो साथ में हीट एंड लाइट ऑल्सो विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट ये क्या है? ये किसी पर्टिकुलर चीज को बता रहा है। क्या बता रहा है? कि कार्बन को आप बर्न कर रहे हो, है ना, एयर में जला रहे हो। तो जलाना क्या होता है? कंबशन, एंड कंबशन इज द प्रोसेस, है ना। और उसी प्रोसेस को आपने रिप्रेजेंट किया है, तो क्या है? इसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। तो व्हाट इज रिएक्शन एंड इक्वेशन? दिस स्टेटमेंट इज द प्रोसेस, है ना, एंड दिस प्रोसेस इज द रिएक्शन। गेटिंग? एंड दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। जो प्रोसेस हमने लिखी थी ऊपर, उसको मैंने क्या किया है? रिप्रेजेंट ही तो कर दिया है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। और ये क्या हो गया? दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, तो रिएक्शन और इक्वेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिएक्शन इज द प्रोसेस, है ना, मे बी केमिकल और फिजिकल, हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। और इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। गेटिंग? इतना समझ में आया कि इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस, एंड रिएक्शन क्या है? प्रोसेस। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कि इक्वेशन को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या हो सकता है। तो कम टू द टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो होती है वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन को वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। एंड सेकेंड विल बी द सिंबल इक्वेशन। मतलब प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। वन इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड सेकेंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स मतलब जैसे यहां पे कार्बन लिया था तो कार्बन का सिंबल यूज कर लेते। सी, ऑक्सीजन लिया था तो ऑक्सीजन का सिंबल यूज करते O, बट ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है तो क्या लिखोगे? O2। इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रोसेस है, प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड की फॉर्म में। तो वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? वर्ड इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, नोट्स साथ में बनाते रहिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस इन वर्ड्स। जैसे आपने लिखा था प्रोसेस क्या था? बर्निंग ऑफ कार्बन, तो कार्बन को वर्ड की फॉर्म में लिख दिया,
ऑक्सीजन को वर्ड की फॉर्म में लिख दिया, क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था, इसको वर्ड की फॉर्म में लिख दिया। तो ये कौन सी इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट इज द सिंबल इक्वेशन। ठीक है, सिंबल इक्वेशन का मतलब क्या है, सिंबल्स को यूज करना। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, सिंबल आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, है ना। कार्बन का सिंबल C है, ऑक्सीजन का O है, बट यू हैव टू राइट O2 बिकॉज ऑफ इट्स एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। दिस इज वर्ड सिंबल इक्वेशन, दिस वन इज वर्ड इक्वेशन एंड दिस वन इज सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन मतलब यहां पे हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस इन सिंबल्स या बाय यूजिंग सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बाय द केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन समझ में आ गया आपको, बट एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी। वर्ड इक्वेशन में क्या है कि वर्ड इक्वेशन में हम इक्वेशंस को बैलेंस नहीं करते हैं, बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट सिंबल इक्वेशन अगर आप लिखेंगे तो दिस इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, इट्स कंपल्सरी। ठीक है, एक और दूसरा डिफरेंस क्या है कि वर्ड इक्वेशन से you cannot calculate the how much carbon requires how much carbon will be burned in a given quantity of oxygen। मतलब you cannot calculate the quantity of carbon and oxygen and the quantity of carbon dioxide will be produced during the process, है ना। but in symbol equation you can calculate by the concept of mole या mole concept that what quantity of carbon is to be burnt by this given amount of oxygen and how much quantity of carbon dioxide will be produced। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है वर्ड इक्वेशन में और सिंबल इक्वेशन में। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो अगर हम इनमें डिफरेंस क्रिएट कर दें कि वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन में कैसे क्या करते हैं हम, रिप्रेजेंटेड इन प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द वर्ड्स, वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे हम क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, वर्ड इक्वेशन में दूसरा चीज क्या है कि नो बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड, इक्वेशन को बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और यहां पे क्या है, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग इज मैंडेटरी, बैलेंसिंग इज मैंडेटरी, बैलेंस करना है आपको। सिंबल इक्वेशन में एक चीज और क्या है कि हम क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो लिख सकते हैं यहां पे वन या यू कैन नॉट कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटीज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बट इन सिंबल इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। ठीक है, इतना समझ में आया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को। फिर आगे बढ़ते हैं, बोर्ड को इरेज करते हैं, फिर बताते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज and exothermic and endothermic। now then are the physical change and chemical change, ये हमें पढ़ लेना जरूरी है। physical change and chemical change। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है कि चेंज कैसा हो जाए, फिजिकली चेंज हो जाए, बट देयर शुड नॉट बी चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि वाटर है आपका लिक्विड स्टेट में, पानी लिक्विड स्टेट में है, इसको आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया, मतलब फ्रीजिंग कर दिया। ठीक है ना, और फ्रीजिंग से ये वाटर जो है
किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये आइस में कन्वर्ट हो गया। तो आइस और वाटर में डिफरेंस क्या है, सिर्फ फिजिकली वो लिक्विड स्टेट में था, दूसरा जो है सॉलिड स्टेट में हो गया, बट वाटर तो वाटर ही है, वाटर का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। ठीक है, आपने पेपर लिया, कोई भी पेपर लीजिए, मैं एक पेपर लेता हूं, ठीक है, और उस पेपर को क्या कर दें, टीयर कर दें, सपोज दिस इज द पेपर। अब देखो अभी ये पेपर है, इसको फाड़ दीजिए एक बार, अभी भी तो ये पेपर है, फर्दर उसको टीयरिंग कर दीजिए, अभी भी पेपर है, फर्दर टीयरिंग कर दीजिए, अभी भी पेपर है ना, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टीयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज, है ना। तो यहां पे जैसे हो रहा है कि वाटर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, वाटर आइस में प्रेजेंट है, वाटर को आपने हीट कर दिया, है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन या वेपराइजेशन। ठीक है, हीट किया है तो वेपराइजेशन, नेचुरल हो रहा है तो इवापोरेशन। तो यहां पे भी क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, ओनली फिजिकल चेंज, ओनली चेंज इन द स्टेट। ठीक है, कोई बड़ा पीस था, आपने बेक कर दिया, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया, बट सेम सब्सटेंस है, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का मतलब है नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और जब नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, एंड दिस इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है, देखो यहां से समझो, वाटर लिक्विड स्टेट में था, आइस में कन्वर्ट हो गया, आइस को बाहर रख दोगे फ्रिज के बाहर, आफ्टर सम टाइम इट विल चेंज टू लिक्विड स्टेट, मतलब आइस को वाटर में और आइस को वाटर में और वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेपर्स को लिक्विड में और लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब सिंपली हो गया, आप आगे भी जा सकते हो और पीछे भी आ सकते हो। ठीक है ना, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ओनली चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओनली चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है तो वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, एग्जांपल लिख दीजिए, टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ना, कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी को काटना। ठीक है, और ये आपका फिजिकल चेंज है, कन्वर्जन ऑफ वाटर लिक्विड टू आइस, conversion of ice to water, conversion of ice to liquid to vapor, conversion of vapor to liquid, these are also the physical changes. So now come to the chemical change. केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होगा, अब जैसे हमने कार्बन को बर्न किया था अभी इससे पहले, बर्निंग ऑफ कार्बन, तो कार्बन को बर्न किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बन गया था, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया था। अब देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन और ऑक्सीजन से तो बना है, बट न्यू सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड इज न्यू, है ना। तो इन केमिकल चेंज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस, getting, and the constituent particles from which new substance formed will not show the properties in the reactant, in the product। मतलब ये जो रिएक्टेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, these are the reactants। ठीक है, and this one is the product। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। ठीक है, और ये इरिवर्सिबल होगा, तो इसमें केमिकल चेंज में क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस। ठीक, दूसरा क्या होगा,
इट इज इरिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं होगा, मतलब फॉरवर्ड जाएगा तो बैकवर्ड नहीं आ सकता बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट विल नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट will not show the properties of reactants, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। तो ये फिजिकल चेंज हो गया, वो केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और प्रोसेस आपको बताना है, कौन सा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक देखो क्या मतलब है, एक्स मतलब आउट, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड मतलब पहले थी अब नहीं, रिलीज्ड, आपने छोड़ दिया उसको या उसने आपको छोड़ दिया। एक्सपीएम मतलब पहले थे अब नहीं, ठीक है ना। तो एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स का मतलब हो गया आउट या रिलीज्ड, है ना। और थर्म जहां पे आ जाए, थर्म का मतलब इट इज रिलेटेड टू थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर से क्या नापते हो, हीट या टेम्परेचर ही तो नापते हो। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हो गया ऐसी प्रोसेसेस जिसमें हीट रिलीज होती है टू द एटमॉस्फेयर। यहां पे लिख दो आप, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब प्रोसेसेस विच रिलीज हीट और एनर्जी, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एग्जांपल ले लो, जितनी भी कंबशन रिएक्शंस हैं ऑल एक्सोथर्मिक इन नेचर। अभी आपने कार्बन को बर्न किया, वुड बर्न करिए, आप मीथेन बर्न करिए, एथेनॉल बर्न करिए, सारी कंबशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक नेचर की। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन अभी पढ़ा था आपने, कंबशन ऑफ कार्बन, मतलब ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, हीट विल बी रिलीज। ठीक है, कंबशन ऑफ एथेनॉल, कंबशन ऑफ एथेनॉल एक्सोथर्मिक। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये वही अल्कोहल है जिसको पी के लोग मस्त हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी लिख दे सकते हो आप, ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, all neutralization reactions are exothermic। ठीक है, तो नेक्स्ट कम टू द एंडोथर्मिक। एंडो मतलब इनसाइड, ENDO, एंडो मतलब इन, और इनटेक और रिक्वायर्ड। ठीक है, और थर्म का तो वही मतलब है, थर्म का मतलब हीट। ठीक है ना, तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक मींस द प्रोसेसेस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, द प्रोसेसेस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, जहां पे हीट रिक्वायर्ड है वो आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए और इसको डिकम्पोज कर दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, हीट करना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब जितनी भी कैल्सिनेशन रिएक्शंस हैं ऑल एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ही लाइट इज रिक्वायर्ड, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन एंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि सनलाइट की जरूरत पड़ती है वहां पे, लाइट मतलब एनर्जी, है ना। फॉर्मूला इक्वेशन क्या होती है, 6CO2
प्लस 6H2O gives out C6H12O6 प्लस 6O2, ऑक्सीजन रिलीज होती है। यहां पे सनलाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए, तो प्रकाश चाहिए, इसलिए ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, एक और यहां पे एक्सोथर्मिक का एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में है, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन जो है वो कैसा है? रिस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होता है। रिस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग नहीं है, रिस्पिरेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल्स ऑफ योर बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, प्लस 1 मोल से 36 मॉलिक्यूल्स एटीपी एनर्जी जनरेट होती है, जो आपकी बॉडी की यूटिलिटी में यूज होती है। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। क्या होता है? C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है। ठीक है, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस 6H2O बनता है ना, और प्लस क्या हो जाता है? प्लस एटीपीज रिलीज होती हैं। एटीपी मतलब क्या है? एटीपी मतलब है एनर्जी पैकेट्स, और एनर्जी और हीट जहां पे रिलीज होती है वो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। इसलिए रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये समझ में आया आपको, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड इससे पहले क्या था? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब हम आ जाते हैं फिर से अगले टॉपिक पे। अब चलते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपको मालूम कैसे चलेगा, है ना? मतलब हाउ टू नो a chemical reaction is taking place or not? How to know a chemical reaction takes place or not? केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपको मालूम कैसे चलेगा? तो अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज मिलेगा, मतलब इधर टेम्परेचर, हीट विल बी रिलीज्ड और हीट विल बी रिक्वायर्ड। मतलब प्रोसेस या तो कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी, और या तो कैसी होगी? इट विल बी एंडोथर्मिक। हीट इज रिक्वायर्ड और हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? एक तो टेम्परेचर चेंज हो गया, दूसरा फैक्टर चेंज इन कलर या कलर चेंज। ठीक है, जब एक सब्सटेंस को आप दूसरे में मिलाओगे तो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है? फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन होगी तो क्या होगा? कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा जब आपने एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में ऐड किया तब। ठीक है, और इस ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में लिखते हैं पीपीटी। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इट मींस दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस निकल रही है, गैस निकल रही है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है तभी तो निकल रही है। तो इन सारे फैक्टर्स को देख के हमें यह मालूम चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हाउ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव। केमिकल रिएक्शंस को हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन या मेकिंग केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। केमिकल रिएक्शंस को हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? कौन बताएगा? मतलब अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन देखें तो बहुत सारी चीजें हमें रिएक्शंस देख के ही मालूम चल जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम
क्या करते हैं, वी विल यूज सम सिंबल्स। तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग सम सिंबल्स। अब ये कौन कौन से सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे सिंबल ऑफ दिस डेल्टा। डेल्टा का मतलब हीट, एरो के ऊपर यूज करते हैं, इसका मतलब होगा रिएक्शन को हीट करना पड़ रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर गैस इवॉल्व हो रही है, कोई भी गैस, तो गैस इवॉल्व होने के लिए हम अपसाइड एरो यूज करेंगे। अगर पीपीटी बन रहा है, पीपीटी फॉर्मेशन, पीपीटी मैंने आपको अभी बताया, तो अगर पीपीटी फॉर्मेशन हो रहा है तो डाउनवर्ड एरो लगेगा। ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, जैसे कोई सब्सटेंस लिया आपने सॉलिड स्टेट में, तो स्मॉल में एस लिखेंगे। इफ द सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, तो हम क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। इफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, तो यू हैव टू यूज सिंबल जी। इफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्वस मीडियम, अगर रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है, मतलब वाटर में हो रही है, सब्सटेंस को आपको वाटर में डिसॉल्व करना पड़ रहा है, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे AQ। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इस तरह से कुछ सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को हम यूज करके रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने एग्जांपल लिया फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कहां से, फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, इसकी मुझे सिंबल इक्वेशन लिखनी है और सिंबल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है। तो सिंबल इक्वेशन लिख दीजिए, H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, 2H2O। हाइड्रोजन किस स्टेट में प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। वाटर बनेगा वो किस स्टेट में होगा, जब, अब देखो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ में जलता है तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो यहां पे आगे हम हीट भी लिख सकते हैं, मतलब प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो वाटर भी यहां पे किस फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म में होगा, बाद में वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, मतलब ये भी गैसियस स्टेट में। तो अब देखो इस इक्वेशन को हमने मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया, बाय यूजिंग द सिंबल्स इन सिंबल इक्वेशन, कुछ सिंबल्स हमने यूज किए। ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये सारी चीजें जो हम इक्वेशन 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 इतनी देर से कर रहे हैं, इन इक्वेशंस की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है भाई, हम पढ़े क्यों जा रहे हैं इक्वेशंस को, क्यों पढ़ें और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली, या इक्वेशंस इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो सुबह से शाम तक जितने भी केमिकल सब्सटेंस हम यूज करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कहां से, सोप से, डिटर्जेंट से, पेस्ट से, जो ब्रश हम लोग यूज करते हैं, ये सारा किस चीज से मिलकर बना हुआ है, केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है। मतलब डेली लाइफ में हम सोप बनाते हैं या सोप यूज करते हैं, हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, है ना, ये सारा कैसे बन रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं दांत साफ करने के लिए, ये दांत साफ करने के लिए यूज करते हैं टूथपेस्ट, कमेंट करके बताना, ये दांत साफ करने के लिए ही यूज करते हैं क्या, कि कोई इसका कोई दूसरा लॉजिक है, ये भी सोप होता है। ठीक है। मेडिसिनल इंडस्ट्री में, मेडिसिन इंडस्ट्री मतलब जितनी भी मेडिसिन बनती हैं, चाहे वो कैंसर की मेडिसिन हो, चाहे वो बुखार की हो, है ना, एनाल्जेसिक हो, कोई भी हो, सारी कैसे बनती हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में या फील्ड में हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस से बनाते क्या है, हम बनाते हैं हर्बिसाइड्स, ठीक है ना, हम बनाते हैं पेस्टिसाइड्स। तो ये पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, बहुत सारे स्प्रे
एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूज होते हैं, तो वो सारे कैसे बनते हैं? वो सारे बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनती हैं, और इस वजह से जो केमिकल रिएक्शंस है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आ जाते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में या 2 मार्क्स में आपसे पूछा ही जाता है। टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ये 1 मार्क में पूछ लिया जाएगा या तो 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। कैसे बैलेंस करते हैं या क्यों बैलेंस करते हैं और कौन सी इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं? तो बैलेंसिंग किसकी करते हैं? बैलेंसिंग हमें यूज करनी पड़ेगी सिंबल इक्वेशंस की। और सिंबल इक्वेशंस को हम बैलेंस क्यों करते हैं? बिकॉज द इक्वेशंस फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना, इक्वेशंस फॉलोइंग द लॉ ऑफ conservation of mass, and that's why you have to balance the equation. Law of conservation of mass क्या होता है ये आपको पता होगा। Law of conservation क्या होता है? मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट्स का मास है, मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, एंड दैट्स वाई ये कंपलसरी हो जाता है कि केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करें। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं उसका कुछ 2-4 एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 2-4 नहीं, सिर्फ 2 एग्जांपल लेंगे, ज्यादा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए कि फेरस सल्फेट था आपके पास में FeSO4, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। आपने इसको हीट किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये आपके रिएक्टेंट है, इसका नाम होता है फेरस सल्फेट, इट इज लाइट ग्रीन इन कलर। फेरिक ऑक्साइड, रस्ट ऑफ आयरन, आयरन रस्ट, रस्टिंग फॉर्मूला, और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। आपको कलर्स भी याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला स्टेप है कि हम इसको, ये जो फार्मूले हैं इनको छोटे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें। ठीक है, क्यों बंद करेंगे? क्योंकि अगर इसके अंदर आपने कुछ चेंज कर दिया तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, और आपको फार्मूला चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर दीजिए, और ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ भी ऐड करना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो कुछ करना है वो सिर्फ इस तरफ करना है। ये जो मैं स्पेस यहां पे बना दे रहा हूं, बस यहीं पे आपको चेंज करना है, बाकी कहीं पे कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, समझ पाए? अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि आप माइनस समझ लोगे कहीं तो अब देखिए काउंट करते हैं। रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है? Fe1 है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन O4 है, तो 4 है। प्रोडक्ट साइड में आयरन कितना है? Fe2 है। ऑक्सीजन देखो 3 यहां पे है, 2 यहां पे है, 3 यहां पे है, 3 3 6 2 8। और सल्फर कितना है? 1 और 2, 2 जगह सल्फर है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे किसको? आयरन को। रिएक्टेंट साइड में आयरन 1 है और प्रोडक्ट साइड में आयरन 2 है, तो रिएक्टेंट साइड के आयरन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पे 2 लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, ब्रैकेट के अंदर हमें एक भी नंबर ऐड नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर ये आपने कर दिया तो आप कभी भी इक्वेशंस को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हमें आयरन को 2 से मल्टीप्लाई करना है आयरन को बैलेंस करने के लिए। तो आप कहा क्या करोगे? FeSO4 लिखा आपने, इसको फिर ब्रैकेट के अंदर बंद किया और यहां पे 2 लिखिए, मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई द होल मॉलिक्यूल। ये 2 जो है ब्रैकेट के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूल में, सारे मॉलिक्यूल्स को, सारे एटम्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। और बाकी तो हमने इधर कुछ किया नहीं, तो ऐसे लिख देते हैं Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब फिर से काउंट करिए, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया तो चेंज हो गया होगा। अब देखो 2Fe, तो आयरन कितना हो गया? 2, 2s
सल्फर कितना है 2, ऑक्सीजन यहां पे 4 था ब्रैकेट के अंदर, बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ऑक्सीजन हो गया आपका 8। ठीक है, यहां पे देखिए फिर से काउंट करिए, आयरन Fe2 है, ऑक्सीजन हमने कुछ चेंज तो किया नहीं प्रोडक्ट साइड में, तो ऑक्सीजन 8 है और सल्फर 2 है। नाउ काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, आयरन 2, ऑक्सीजन 8, सल्फर 2 and 2, मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट on reactant side of each kind is equal to the number of atoms of product of each kind। ठीक, बराबर हो गए दोनों तरफ, और बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे, सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और उससे भी पहले हम क्या करेंगे कि जो फार्मूला आपको दे रखा है उसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। गेटिंग? अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, जो एनसीईआरटी के हम बियॉन्ड ले लेते हैं, कि सपोज आपने लिया C2H5OH, एथेनॉल है, इसका नाम क्या होता है एथेनॉल। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप कंबशन कर रहे हो तो क्या बन रहा है, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। अब ये कंबशन रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक होगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो अब देखो इसको हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले स्टेप में हमने इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, और ब्रैकेट के अंदर अब कुछ भी लिखना नहीं है। अब एटम्स काउंट कर लीजिए, रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है देखो 516, और ऑक्सीजन कितना है O2 and O कितना हो गया 3। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, कोई स्पेसिफिक हमें रूल फॉलो नहीं करना है। रिएक्टेंट साइड में देखिए कार्बन कितना है 1, एक ही कार्बन है, ऑक्सीजन कितना है 2 and 1 3, सारे काउंट करके लिख देंगे, और हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक, तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस कर लें, कार्बन को। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमें यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई आप कहां करोगे, ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो कर लेते हैं, ये हो गया आपका C2H5OH, ब्रैकेट के अंदर बंद करिए, प्लस O2 गिव्स आउट, यहां पे क्या हो गया 2CO2, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, एंड प्लस H2O, अभी यहां पे कुछ किया नहीं है। अब देखिए क्या हो गया, फिर से काउंट करिए नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन 2, हाइड्रोजन 516 एंड ऑक्सीजन 3। यहां पे कार्बन, अब देखो 2 बाहर आ गया तो कार्बन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन यहां पे कितना है 2 2 4 1 5, ये 5 ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन कितना है 2। अब देखो ऑक्सीजन तो इवन है, मतलब ऑड है, इधर 3 है उधर 5 है। हम क्या करें, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं पहले, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से मल्टीप्लाई कहां करोगे, ब्रैकेट के पहले, है ना, क्योंकि H2O में H हाइड्रोजन वहीं पे है। तो फिर आइए थर्ड स्टेप में क्या हो गया, C2H5OH एथेनॉल, ब्रैकेट लीजिए, ऑक्सीजन, फिर ब्रैकेट में बंद करिए, क्या बना 2CO2, हम पहले ही बना चुके हैं, और अब क्या बनेगा, यहां पे हो गया 3 और H2O। ठीक है, फिर से काउंट करते हैं, तो कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन 516 एंड ऑक्सीजन अभी भी इधर 3 है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में हमने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है। प्रोडक्ट साइड में देखिए कार्बन कितना है 2 कार्बन, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 4, और यहां पे 3, ऑक्सीजन हो गया 4 3 7, 2 2 4, क्योंकि CO2 के साथ में 2 है, और 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4, और 3 से यहां पे मल्टीप्लाई हो गया तो 4 3 7, और हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन इज 3 2 6। अब देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन बैलेंस है, बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। डिफरेंस कितना है, यहां पे 3 है, यहां पे 7 है, डिफरेंस ऑफ 4। अगर हम यहां पे 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऐड कर दें, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएंगे 4। अब 4 एटम्स को ऐड करेंगे तो हम यहां पे 4 से तो मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, है ना, हम क्या करेंगे 4O का मतलब क्या है, 4 का मतलब है 2O2,
क्योंकि ऑक्सीजन डाइएटॉमिक है, आपको O2 लेना पड़ेगा और इस 2O2 को इस O2 के साथ में ऐड कर दें, है ना। तो यहां पे एक O2 है, 2O2 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2O2 प्लस 1O2 3O2। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं प्लस 2O2 ऐड कर रहे हैं। अब ऐड करने के बाद यहां पे लिख के देखते हैं इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। ले लीजिए C2H5OH एथेनॉल ब्रैकेट में ले लीजिए, प्लस O2 था 2O2 और ऐड कर दिया तो हो गया 3O2, है ना, ये ब्रैकेट में ही है। अब क्या बना था 2CO2 बना हुआ है एंड प्लस 3H2O बना हुआ है। ठीक है, समझ पाए, मतलब O2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 ऐड किया है, नॉट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से नहीं होगा। ठीक है, तो आप काउंट करिए फिर से, कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 जा 6 1 7। ठीक है, प्रोडक्ट साइड कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 एंड ऑक्सीजन 2 2 जा 4 3 7। देखिए number of atoms of each kind of reactant is equal to the number of atoms of each kind in the product। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो बैलेंसिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी इक्वेशन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और बैलेंस कैसे करते हैं यह मैंने आपको बता दिया। इस तरह से कोई भी इक्वेशन को आप, किसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। और अगर समझ में आ गया तो सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत, घंटी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि घंटी दबाने से क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास में नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो 4-6 टाइप्स हैं आपके पास में, आपके सिलेबस में, उनको खत्म करते हैं फटाफट। तो नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 टाइप आपके मेजर है, प्लस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड कोरोजन एंड रेंसिडिटी, और आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, मतलब 20-25 मिनट में और लूंगा और इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो कम टू द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन हो जाना। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं भी समझ में आएगा। 2 or more reactants combine chemically to form a single product। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो आप समझ रहे होंगे, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दे तो वो क्या हो जाएगी, वो रिएक्शन हो जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपने एग्जांपल लिया था अभी कि कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाइए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 2 मिलके क्या बना दिए, 1, तो 2 मिलके 1 बन रहा है तो कॉम्बिनेशन। हाइड्रोजन लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, क्या बन गया, वाटर बन गया, 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। ये 2 थे मिलके 1 बना, क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। मतलब 2 तरह के रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल तरह के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आप मैग्नीशियम, आपकी क्लास में एक्टिविटी है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस कलर याद रखने आपको, व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनेगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये एक्टिविटी आपकी क्लास में। अच्छा, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। रब क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जो कि मैग्नीशियम के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, अब ये डिपॉजिटेड लेयर अगर हम मैग्नीशियम को जला रहे होंगे तो जलाने नहीं देगी, जलने नहीं देगी, प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मोर स्टेबल है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगी। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इट इज रब्ड विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर, तो यहां पर लिख दो, क्या लिखोगे कि मैग्नीशियम इज रब्ड विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग।
बिफोर बर्निंग। वाई? टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिख दो MgO, टू रिमूव अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड डिपॉजिटेड ओवर द मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है और उस डिपॉजिटेड लेयर को हटाने के लिए हमें उसको रब करना पड़ता है विद सैंड पेपर। ये आपको समझ में आ गया होगा। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है। सेकेंड टाइप इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब जानते होंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब है सिंप्लीफिकेशन, टूटना और टूटकर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाना। जैसे ये कोई सब्सटेंस था, इसको आपने किसी तरह से इधर बाय हीट और बाय लाइट और बाय इलेक्ट्रिसिटी किसी तरह से आपने क्या किया, इसको तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सच टाइप ऑफ प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे ये तीन तरह की हो जाती है। ठीक है, कौन कौन सी तीन तरह की हो जाती हैं? वन इज द थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड वन इज द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब भी बताया था आपको, थर्म रिलेटेड टू हीट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है डीईसी। डीसी मतलब डिकम्पोजिशन है, शॉर्ट में लिख रहे हैं डिकम्पोजिशन बाय हीट। आप सब्सटेंस को हीट करो और सब्सटेंस टूट जाए। डिकम्पोजिशन का मतलब समझ में आ गया? ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। नहीं समझ में आया तो डेफिनेशन लिख दो, ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाय हीट, बाय लाइट और बाय इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, इज नोन एज डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन बाय हीट। एग्जांपल लिख दीजिए, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए, इसको हीट कर दिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक अभी बैलेंसिंग में आपने रिएक्शन लिखी थी FeSO4 2FeSO4, इसको हीट कर दीजिए तो ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। इट इज एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। ये व्हाइट कलर का होता है लेड नाइट्रेट, इसको हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PbO प्लस 2NO2 एंड प्लस O2। ये 2NO2 को मैंने बताया था ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन। कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो कब आती है? फोटो कब आती है? फोटो तब आती है जब लाइट होती है, मतलब प्रकाश होता है, सनलाइट होती है। ठीक है, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, देखो ये जो फोटो है इसका मतलब है लाइट, और लाइट का मतलब होता है प्रकाश या उजाला, है ना। और लाइटिक या लाइसिस जहां पे लगा होता है इसका मतलब होता है, ये रूट वर्ड है टू ब्रेक। ठीक है, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया? डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय सनलाइट। डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय सनलाइट। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। और इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल लीजिए फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का।
कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, इसके दो मॉलिक्यूल्स लीजिए और ये होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। इसको जब हम सनलाइट में रख देंगे, इसको जब हम सनलाइट में रख देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें? 2Ag और Cl2, और ये जो सिल्वर हो जाएगा ये ग्रे कलर का हो जाएगा, GrAy, ठीक है। तो दिस दिस सिल्वर क्लोराइड इज exposed to the sunlight, it decomposes to gray color, ठीक। और ये सिल्वर क्लोराइड जो हम यूज करते थे कहां पे? ये पुराने जमाने में हम यूज करते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कहां पे यूज करते थे? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम इसका यूज करते थे, ठीक है। एक और ले सकते हो आप 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसको अगर हम सनलाइट में रख दें तब भी ये क्या होगा? इट विल चेंज टू 2Ag प्लस Br2। ये जो है सिल्वर ब्रोमाइड ये पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। और डिकम्पोज होकर ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द थर्मल दैट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब लास्ट डिकम्पोजिशन आ जाओ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब टू ब्रेक, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट, या डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इसमें हम क्या लेते हैं? वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। वाटर लीजिए, इसमें जब हम डीसी करंट पास करेंगे बैटरी से, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये बन जाएगा 2H2 प्लस O2। हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा कैथोड से और ऑक्सीजन निकलेगा एनोड से, ठीक है। हाइड्रोजन इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यू विल ऑब्जर्व दैट द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और एक चीज आपको और बता दूं कि वाटर मतलब यहां पे हम ले रहे हैं डिस्टिल्ड वाटर, एंड डिस्टिल्ड वाटर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर आपको इसको कंडक्टर बनाना पड़ेगा, और कंडक्टर बनाने के लिए यू हैव टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, और ये आपसे पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या करते हैं? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड इज एडेड। क्यों? टू मेक वाटर फॉर व्हाट? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वाटर को गुड कंडक्टर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि एसिड क्या करेगा? H प्लस आयंस देगा, और दीज H प्लस आयंस विल पार्टिसिपेट इनटू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आया, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। वाटर का एग्जांपल लिया आपने। इलेक्ट्रोलाइसिस करने से पहले आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड इज टू बी एडेड। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि वाटर को हमें गुड कंडक्टर बनाना है। एसिड क्या करेगा? H प्लस आयन दे देगा वाटर को, और H प्लस आयन इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हेल्प करेंगे, मींस दैट वाटर विल बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एनोड से ऑक्सीजन गैस निकलेगी। कैथोड पे जो गैस का वॉल्यूम होगा, जो हाइड्रोजन गैस है, वो डबल है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ कम टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो चलिए अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, थोड़ा सा ही है बस। तो लेट्स स्टार्ट विद
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में देखो क्या होता है कि जैसे आपके पास में कोई सब्सटेंस था ए बी और इसकी आपने रिएक्शन करा दी सी से। ए बी जो था वो एक्वस मीडियम में था, ठीक है। तो अब ये जो सी है ये क्या करेगा, ए को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब प्रोडक्ट आपका बन जाएगा सी बी प्लस ए, ठीक है। इसने डिस्प्लेस क्यों किया, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द मोर रिएक्टिव सब्सटेंस या सिंपली मेटल एटम displaces the less reactive metal atom from its aqueous solution of salt, ठीक है। ये कोई सॉल्ट है और ये सॉल्ट का कौन सा क्या है, aqueous solution of salt, इसकी रिएक्शन करा दी आपने बी से, सॉरी सी से, तो सी ने ए को डिस्प्लेस किया। तो आप लिख सकते हो, एक एग्जांपल जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आपने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट एक्वस मीडियम में है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिया और इसकी रिएक्शन करा दी आपने आयरन से, मतलब आयरन इसमें डाल दिया, तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द कॉपर और यहां पे बन जाएगा FeSO4 इन एक्वस सॉल्यूशन विद द रिलीज ऑफ कॉपर, ठीक है। अब देखो ये कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, बट ये फेरस सल्फेट कैसा होता है, इट इज लाइट ग्रीन इन कलर। तो व्हेन आयरन नेल इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट aqueous solution of copper sulfate, the color of solution changes from blue to green, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें आयरन जो है कॉपर को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है, आप लिख सकते हो रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल और मेटल एटम या सिंपली एटम फ्रॉम द aqueous solution from the aqueous solution of its salt, ठीक है। दैट विल बी कॉल्ड एज द व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आयरन ने किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो बन गया फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इसका मतलब हो गया कि फेरस आयरन के कंटेनर में हम कॉपर सल्फेट नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि जो कंटेनर होगा वो तो यूटिलाइज हो जाएगा इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर, है ना, एंड द कंटेनर में पोर्स डेवलप हो जाएंगे, दैट्स वाई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि सपोज यू हैव टेकन कॉपर सल्फेट, इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद जिंक। कॉपर सल्फेट हम एक्वस सॉल्यूशन ही लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, और इसमें क्या होगा, जिंक विल डिस्प्लेस द कॉपर, द रिएक्शन विल बी ZnSO4, जो कि कैसा होगा, जिंक के जितने भी सॉल्ट है व्हाइट कलर के होते हैं और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर वन मोर रिएक्टिव एटम मेटल एटम डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल एटम फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी रिएक्शन है आपके पास में, नेक्स्ट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, एग्जांपल ले लेते हैं, एक देसी एग्जांपल समझाने के लिए आपको, ठीक है। क्या करते हैं, आप टिफिन ले आते हो, आपने टिफिन के साथ में सपोज रोटी एंड प्लस चिकन ले रखा था, मतलब कढ़ाई चिकन वॉटएवर जो भी होता है, और आपके फ्रेंड ने पूरी प्लस आलू की सब्जी लाया था, ठीक है। अगर यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट दिखाना है तो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। आपको रोटी
के साथ में सब्जी चाहिए, चिकन के साथ में पूरी चाहिए या वॉटएवर, इस तरह से डिस्प्लेस कर लीजिए किसको, रोटी को पूरी के साथ में। आपने इसकी रोटी ले ली, उसने आपकी पूरी ले ली, ठीक है। तो क्या हो गया, दो बार एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से होता है किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में, कि aqueous सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट्स की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जो सॉल्ट्स हैं, जो मेटल है, वो अपने आयंस क्या एक्सचेंज कर लेते हैं, जो सॉल्ट्स हैं उनके आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हो कि व्हेन एन aqueous solution of when an aqueous solution of two salts reacts together, क्या होगा, एक्सचेंज हो रहा था यहां पे ना, कि भाई तू मेरा सब्जी खा ले, मैं तेरा चिकन खा लेता हूं, या तू मेरी पूरी खा ले, मैं तेरी रोटी खा लेता हूं, है ना। तो यहां पे होगा क्या, टुगेदर एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। तो अगर आयन एक्सचेंज हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो हम एक रिएक्शन करवाते थे आपकी, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करा दो लेड नाइट्रेट के साथ में, व्हेन लेड नाइट्रेट इज अलाउड टू रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। अब ये मैंने वर्ड इक्वेशन लिख दी है, इसका सिंबल फॉर्म लिख सकते हो आप। इससे बनेगा लेड आयोडाइड, जो कि कैसा होगा, इट विल बी ऑफ येलो कलर, एंड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो ये वर्ड इक्वेशन है, यहां पे तो हमें एक्सचेंज ऑफ आयंस दिख नहीं रहा, तो हम इसको समझने के लिए इसको कन्वर्ट करते हैं सिंबल इक्वेशन में, और सिंबल इक्वेशन से ही आपको मालूम चल पाएगा कि किसने एक्सचेंज किया, या क्या चीज एक्सचेंज हो गई। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, दिस इज लेड नाइट्रेट। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप किसकी, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki, तो यहां पे 2 लेना पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कौन, Pb चला जाएगा आयोडीन के साथ में, और पोटेशियम आ जाएगा NO2 के साथ में, है ना। या तो आप ऐसे कह लो कि आयोडीन लेड की जगह आ जाएगा, और जो NO3 है वो आयोडीन की चला जाएगा, ठीक है। तो आयंस का एक्सचेंज हो गया, क्या हो गया, PbI2। फॉर्मूला बनाना आपको आता होगा, लेड आयोडाइड बनेगा विच इज येलो इन कलर। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, तो फिर मैं इसको बताता हूं कि कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। प्लस 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये लेड आयोडाइड का पीपीटी बन जाएगा, इट इज ऑफ येलो कलर, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड K प्लस I माइनस कहां चला गया, Pb के पास में, यहाँ पे Pb2 प्लस होता है, NO3 माइनस होता है, NO3 माइनस 1 चला गया K के साथ में। तो इस तरह से एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। कम टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक छोटा सा टॉपिक है बचा हुआ है, उसको भी खत्म कर लेते हैं फटाफट। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीड मतलब ऑक्सी और प्लस एडिशन, इसी से तो बना है ऑक्सीडेशन। क्लास 10th लेवल का बता रहा हूं, सिर्फ इसके ऊपर नहीं बता रहा हूं, नहीं तो बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ऑक्सी का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का अगर जुड़ जाए ऑक्सीजन तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखिएगा, ये 2 मार्क्स के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जांपल लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड बना था अभी, तो कार्बन में क्या ऐड हो जा रहा है, ऑक्सीजन। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में देखो कार्बन अकेला है, प्रोडक्ट साइड में देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मतलब कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो किसका ऑक्सीडेशन हो गया, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। बच्चे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं, जो कि गलत है। रिएक्टेंट में हमको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया, कार्बन का। दूसरा देखिए 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। ठीक है, 2C, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2Mg प्लस O2 बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रेयन, मैग्नीशियम बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, तो ये बन गया आपका 2MgO। किसमें किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम में। तो यहां पे ऑक्सीडेशन किसका हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। ये आइडेंटिफाई करने के आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, आइडेंटिफाई करिए। तो इसी तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सी प्लस एडिशन, दैट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये हमने एग्जांपल लिए ऑक्सीडेशन के। अब देखो ऐसे सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ध्यान रखो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इन द सेम वे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, सब्सटेंस which undergo the process of oxidation। ठीक है, जिस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो किस तरह से काम करता है, बिहेव एज ए, किस तरह से, बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां पे कौन रिड्यूसिंग एजेंट था, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यहां पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ तो मैग्नीशियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन समझ में आई, रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आया। मूव कर जाते हैं रिडक्शन रिएक्शंस पे। तो रिडक्शन देखो क्या होता है, रिडक्शन है अपोजिट टू ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहां पे एक चीज बताना मैं भूल गया, कैसे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन चला जाए, दोनों को ही हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मैं भूल गया, वहां पे थोड़ा सा मिस हो गया हमसे। रिडक्शन इज अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा रिडक्शन में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चला जाए, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे आपके पास में कार्बन है, इसके हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दिया, CH4 बन गया। तो कार्बन पहले अकेला था, प्रोडक्ट साइड में देखो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ चुका है, तो रिडक्शन किसका हो गया, रिडक्शन ऑफ कार्बन। वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो ऑक्सीडेशन था, यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन है। या ऑक्सीजन चला जाए, आप एग्जांपल लो, कॉपर लिया, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है ये। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, ध्यान रखना, सारे सब्सटेंस के नेम और फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इससे इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे, वाटर नहीं हाइड्रोजन लेंगे,
तो ये बन जाएगा Cu प्लस H2O। अब देखो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉपर अकेला हो गया, ऑक्सीजन ले गया हाइड्रोजन, है ना। तो रिडक्शन किसका हो गया, रिडक्शन हो गया किसका, कॉपर ऑक्साइड का। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया। और ऐसी रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हो रही होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रेडॉक्स। अब रेडॉक्स रिएक्शन में का मतलब क्या हो गया, आरईडी, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, एंड OX का मतलब ऑक्सीडेशन। So the reactions in which both oxidation and reduction reactions takes place, such type of reactions will be called as redox reaction। और सारी की सारी reactions redox reactions होती हैं, some double displacement reactions को अगर हम छोड़ दें तो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में redox reaction नहीं मिलता, बाकी सब में मिलता है। तो इस तरह से आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ। अब वहां पे था रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, न्यू कॉन्सेप्ट। रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आया था आपको। अब जिसका रिडक्शन होता है वो किस तरह से काम करता है, वो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसे, मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया सब्सटेंस विच undergo the process of reduction, ठीक है, works as a oxidizing agent, works as a oxidizing agent। जैसे कॉपर का देखो, यहां कार्बन का यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, ReD ऊपर N लगा हुआ है, ये रिडक्शन है। OXID उसके ऊपर N लगा दिया, तो ये शॉर्ट फॉर्म है ऑक्सीडेशन का। तो कार्बन का रिडक्शन हुआ, तो कार्बन किस तरह से काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। यहां पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था, तो कॉपर ऑक्साइड किस तरह से काम करेगा, इट विल वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कॉन्सेप्ट जो है ये पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी पूछा जाता है, ठीक है। कोरोजन एंड रैंसिडिटी भी पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपसे पूछी जाती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड इट्स टाइप्स आपसे पूछा जाता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस चैप्टर से आपको लगभग 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कायदे से, आराम से, ध्यान से, आंख नाक कान सब खोल के, है ना, आराम से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, प्रॉपर रिवीजन करते जाना है। और रिवीजन प्लस रिमाइंडर, रिवाइज करिए, रीड, रिवाइज एंड रिमाइंड, रीड, रिवाइज एंड रिमाइंड, ये ट्रिपल R के कॉन्सेप्ट पे चलिए, ठीक है। क्योंकि जब तक रिमाइंड नहीं करोगे तब तक आपका रिवीजन भी किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। अब आपका बचा हुआ है कोरोजन एंड रैंसिडिटी। तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक कोरोजन पे। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन में आपने पढ़ा था, कोरोजन इज द स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल। मेटल का धीरे धीरे खत्म हो जाना, खा जाएगा, कौन खा जाएगा, बाई एयर एंड मॉइस्चर। स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल बाई एयर एंड मॉइस्चर इज नोन एज कोरोजन, ठीक है। आपने एग्जांपल देखा होगा कि जो आयरन है, लोहा, लोहे को जब हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उस पर किसी तरह की कोई रस्टिंग नहीं होती है, बट आफ्टर सम टाइम देयर इज ए कोटिंग अ लेयर ऑफ रस्ट ऑफ विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोहे का जंग लगना। तो लोहे में अगर जंग लग रहा है मतलब वो कोरोजन की प्रोसेस है, एंड दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है।
और आयरन रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3 डॉट X2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन रस्ट, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो रस्टिंग किसकी वजह से होती है? आयरन, व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आयरन लोगे, आयरन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर X2O लेने पड़ेंगे, इसकी रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा Fe2O3 डॉट XH2O। बैलेंस कर लो तो यहाँ पे 4Fe लेना पड़ेगा, 2Fe2O3, 3O2 प्लस XH2O। ठीक है, समझ पाए? दूसरा एग्जांपल क्या है, जो सिल्वर के आर्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एक गैस प्रेजेंट होती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके साथ में रिएक्शन कर लेता है और बना देता है सिल्वर सल्फाइड, जिसकी वजह से वो ब्लैक हो जाता है। तो एग्जांपल दूसरा आप लिख सकते हो, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का काला हो जाना। कैसे हो जाता है? सिल्वर लीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है, रिएक्शन हो जाएगी, बन जाएगा Ag2S, Ag2S सिल्वर सल्फाइड एंड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये जो Ag2S है ये हाइड्रोजन सल्फाइड से बना है और ये कैसा होता है? ब्लैक कलर का, इसकी वजह से जो इसके आर्टिकल्स हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जो कॉपर है वो ग्रीन कलर में टर्न हो जाता है, क्या बना लेता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस है। ठीक है, और जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल होता है एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स में। एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स को पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एल्यूमिनियम तो रिएक्टिव मेटल है, उसमें भी कोरोजन होता है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स है, सपोज ये एल्यूमिनियम का कोई बार है आपके पास में, ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके बना देता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव वेरी हार्ड एंड टफ लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से फर्दर कोरोजन नहीं हो पाता। तो कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम इज बेनिफिशियल फॉर अस एंड दैट्स व्हाई द क्या बोलेंगे इसको, आर्टिकल्स ऑफ एल्यूमिनियम नीड नॉट टू बी पेंटेड, इनको पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा, 4Al प्लस 3O2 गिव्स आउट 2Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एल्यूमिना। इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द आर्टिकल ऑफ एल्यूमिनियम, गेटिंग, एंड दैट्स व्हाई पेंटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम कोरोजन का? कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करें भैया? पेंट लगा दो कोरोजन मेटल के ऊपर, है ना, मेटल के ऊपर ऑयल की लेयर लगा दो, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं होगा मेटल और कोरोजन नहीं होगा। ग्रीस लगा दो, ग्रीसिंग कर दीजिए, इससे भी क्या होगा? प्रिवेंशन हो जाएगा कोरोजन का। और क्या हो सकता है? गैल्वेनाइजेशन कर दो इसका। गैल्वेनाइजेशन का क्या मतलब है? कोटिंग अ लेयर ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल ओवर द हाई रिएक्टिव मेटल, या कोटिंग या पेंटिंग, कोटिंग अ लेयर ऑफ more reactive metal over less reactive metal। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। और एक लास्ट हम यूज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अपोजिट टू द गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पे मोर रिएक्टिव लेयर की कोटिंग करते हैं ओवर द लेस रिएक्टिव मेटल, यहाँ पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करेंगे ओवर द मोर रिएक्टिव मेटल। तो आप लिख सकते हो प्लेटिंग और कोटिंग अ लेयर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल ओवर हाई रिएक्टिव मेटल, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे सिल्वर के ऊपर, सॉरी,
गोल्ड की प्लेटिंग करवाते हो आप ना, सोने का पानी चढ़वाते हो, ठीक है, किसी आर्टिकल के ऊपर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जांपल है। दूसरा हम ले सकते हैं कि आयरन के ऊपर अगर कॉपर की लेयर चढ़ा दें, कॉपर की कोटिंग कर दें, तो आयरन का कोरोजन नहीं होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड द लास्ट वन इज द रैंसिडिटी। तो मूव कर जाते हैं रैंसिडिटी पे, छोटा सा टॉपिक है। come to the rancidity. Rancidity also is the process of oxidation. Oxidation of oil and fat present in the food, and due to the process of oxidation, the smell of food get changes, smell and taste both. That is called rancidity. समझ पाए? नहीं समझ पाए? देखो, जो आपका खाना है, जो आपका फूड है, उसमें फैट प्रेजेंट होता है, उसमें लिपिड प्रेजेंट होता है, ऑयल डालते हो आप, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसके ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो फूड है उसकी स्मेल चेंज हो जाती है और उसका टेस्ट खराब हो जाता है, बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंसिडिटी, एंड द फूड विल बी कॉल्ड एज रैंसिड फूड। देसी भाषा में सुनो तो बासी खाना, मतलब द फूड विच इज नॉट फिट फॉर ईटिंग ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक, तो इसका मतलब हो गया, हम लिख लेते हैं डेफिनेशन। रैंसिडिटी क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ऑयल एंड फैट in food due to its smell and taste get changed। चेंज मतलब कैसा हो जाएगा? बैड स्मेल एंड टेस्ट। ठीक, दैट फूड विल बी कॉल्ड एज द रैंसिड फूड एंड द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज रैंसिडिटी। अब कम टू द प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को हम प्रिवेंट कैसे करें? तो रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? टेम्परेचर कम कर दो, फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रख दो। तो हम लिख दें यहां पे, या आप लिख लोगे कि फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रख देने से जब एयर नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो रैंसिडिटी नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना, और ऑक्सीडेशन हो नहीं रहा है। गेटिंग? अभी दो प्रोसेस बच गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भूल गया मैं, अभी बताता हूं इसके बाद। एयर टाइट कंटेनर्स में रख दीजिए, ठीक है। कीप फूड एट लो टेम्परेचर। फूड को फ्रिज में रख दो, रेफ्रिजरेटर में रख दो, और यूज सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देने से भी क्या होगा? रैंसिडिटी नहीं होगी, है ना। गुलाब जामुन को चाशनी में डूबा रहने से गुलाब जामुन कभी खराब नहीं होता, ठीक है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस शुगर सॉल्यूशन। और देयर आर सम प्रिजर्वेटिव्स, तो यूज प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड, मतलब फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिजर्वेटिव्स। लाइक सॉल्ट भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, आप पिकल प्रोटेक्ट करते हो, सिरका यूज करते हो, विनेगर। प्रिजर्वेटिव्स मतलब केमिकल सब्सटेंस which
is used to protect food। ठीक है, फूड को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम गेटिंग रैंसिड, फ्रॉम फ्रॉम रैंसिडिटी लिख सकते हो आप, फ्रॉम रैंसिडिटी, लाइक विनेगर, ये तो नेचुरल है, विनेगर हम यूज कर लेते हैं। विनेगर में क्या होता है, 5 to 8% एथेनोइक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, और ये एथेनोइक एसिड प्रिजर्व कर लेगा फूड को। आप सॉल्ट यूज करते हो, नमक, अचार में रखते हो, अचार रखते हो नमक में, ठीक है। और क्या करते हैं, देयर आर सम सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स। सिंथेटिक कौन से हो जाएंगे, एक तो होता है BHT, दूसरा होता है BHA। BHA इज द ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन and BHA is the butylated hydroxy anisole, ठीक है। तो these are some synthetic preservatives which are used for the prevention of rancidity, ठीक है, समझ में आया। और अगर समझ में, चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, और अगर समझ में आया है, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और साथ में घंटी भी बजा दीजिए, घंटी जरूर बजा के जाइए।